हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर 2 क्लास 10th सिविक्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो फर्स्ट टर्म सिलेबस में आपके आ रहे हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? दैट मीन्स वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखें तो क्या इसमें नॉट पूछा है, तो द सब यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सही है। द पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट, ये भी ठीक है। यूनियन के पास ही पावर होती है लॉ को लेजिस्लेट करने की। और नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं है क्या? तो यूनिटरी गवर्नमेंट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये दोनों करेक्ट हैं। बट नॉट वाला पूछा है तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा? देयर आर 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि वो जो हम कह सकते हैं देयर आर 2 एंड मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या कहलाती है? फेडरलिज्म कहलाती है। क्योंकि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसमें स्टेट और सेंटर के पास पावर डिवाइड होती है, तो वो फेडरलिज्म है। और उसमें क्या होता है? 2 एंड मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इसका मेन फीचर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हमें पता है फेडरलिज्म है, लेकिन क्या फेडरलिज्म नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। 2 टीयर गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न, ये भी करेक्ट है क्योंकि सेम सिटीज़न ही होते हैं, सेंटर स्टेट जिस पे रूल कर रहे होते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है क्योंकि फंडामेंटल के अंदर ये प्रोविज़न है कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिलैटरल चेंज नहीं कर सकती है। अगर उसको कुछ चेंज करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा? उसमें मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा में क्या देना पड़ेगा? असेंट करवाना पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी, जब जाके वो लॉ बनता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल्स और द लोकल गवर्नमेंट, ये इनकरेक्ट बोला है। तो ये क्योंकि फेडरलिज्म के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं दे सकती है किसको? प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल्स यानी लाइक अ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी रूरल और अर्बन में, रूरल में जो होती है म्यूनसिपैलिटी, रूरल में जो होती है पंचायती राज, और लोकल में होती है म्यूनसिपैलिटीज़, तो वो लोकल गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑर्गन दैट रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज। अगर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट ऑर्गन दैट रिजॉल्व, अगर कोई मैटर हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो जुडिशरी है वो देखता है कि लॉ को सही से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई रॉन्ग करता है तो उसको पनिशमेंट कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। What are the different kind routes through which federations has been formed? सीधी सी बात है कि भाई फेडरेशन, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमें अपनी कंट्री फेडरेशन बनानी है, बट वहाँ तक जाने का मेन रूट क्या है? कितने टाइप्स हैं कि आप फेडरेशन को एडप्ट कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट। जैसे कि अगर हम यूएसए का एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, तो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो सारे मिलकर उन्होंने क्या बनाया है? एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन, जिसे हम कहते हैं यूएसए। तो यूएसए की जो यहाँ पे है कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो रही है, यानी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो एक साथ आकर एक पूलिंग कर रहे हैं सॉवेनिटी और रिटेनिंग कर रहे हैं आइडेंटिटी, और इससे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है उनकी सिक्योरिटी और उनकी यूनिटी बढ़ती है। तो ये एक टाइप है कि आप इस तरीके से कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी क्या कर सकते हैं? एडप्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम देखें स्टूडेंट, अ लार्ज कंट्री डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे कि हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जो सेंटर होती है वो क्या करती है? मेन है, लीड रोल प्ले करती है, और जो अराउंड ऑफ स्टेट्स होते हैं तो सेंटर उनको पावर दे रही है। तो ये क्या हो गया? जब सेंटर स्टेट को पावर दे रही है, ऊपर से नीचे की तरफ पावर जा रही है,
वो अपना पावर शेयरिंग कर रही है, तो उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। यानी आपने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेंथन दी है और आप नीचे स्टेट को क्या कर रहे हो, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यानी आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने नीचे वाले के साथ लाइक ए स्टेट, जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर सेंटर है, फिर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है। तो सबसे ज़्यादा सेंटर क्या करेगा, उसके पास पावर है, फिर स्टेट को वो देगा, स्टेट किसको देगा, लोकल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से पावर क्या हो रही है, इसको हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी अपने पास पावर को बनाए रखना। तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है, और यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। तो इसमें बोला है 2 रूट्स में ए और बी, तो ये करेक्ट है दोनों आंसर इसके लिए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विच गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। होल्डिंग टुगेदर में स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास, ऑब्वियसली तो वो होल्ड करके रख रहा है ज़्यादा। नेक्स्ट है इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग सोर्स ऑफ रिवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर रिवेन्यू सोर्स स्टेट और सेंटर के कहाँ से आते हैं, और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला है कौन सा सेंटेंस सही है। स्टेट हैव नो फाइनेंशियल पावर और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू। स्टेट आर डिपेंड फॉर रिवेन्यू और फंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट and source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy। यहाँ पे बोला है, सीधी सी बात है भाई, जब पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन क्या है, सेंटर है और ये स्टेट है, और क्या है कि जब उनको पावर शेयर हो रही है तो सीधी सी बात है फाइनेंस भी शेयर होगा। यानी इसमें जो स्टेट और सेंटर हैं कहाँ से रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो कहाँ पे है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू का जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट है क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। तो सेंटर अपना कहाँ से फाइनेंस लेगा, स्टेट कहाँ से लेगा, तो वो डिफरेंट हैं और सब कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई डिस्प्यूट होने की ज़रूरत नहीं है और ना डिपेंड होने की है कि भाई आप हमें पैसा दोगे सेंटर की तरफ, नहीं। तो वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है सबके पास, स्टेट और सेंटर पे ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास वो कहाँ से टैक्स वसूल करता है, सब कुछ है। तो ये ट्रू है क्योंकि ट्रू पूछा है, ये इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन होल्डिंग टू फेडरेशन में एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने बोला लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। कंस्टिट्यूट स्टेट हैव अनइक्वल पावर, स्टेट मोर पावरफुल, स्टेट तो मोर पावरफुल हो नहीं सकता। होल्डिंग टुगेदर में लाइक जब बहुत सारे स्टेट को इकट्ठा करके एक पूरी कंट्री बन गई है और उनकी पावर को पूलिंग कर रखा है, तो दैट मीन्स कंस्टिट्यूट स्टेट हैव अनइक्वल पावर, ये भी नहीं है क्योंकि इक्वल पावर होती है सभी कंस्टिट्यूट जितने भी स्टेट्स की हैं। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूट स्टेट द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला है जो एक लार्ज कंट्री होती है वो क्या डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर किसके साथ कंस्टिट्यूट कर रही है, स्टेट और द नेशनल, यानी दोनों के बीच में बटी होती है जो पूरा नेशनल और स्टेट है। तो होल्डिंग टुगेदर में हम कौन सा आंसर बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर में हमारे पास आंसर आता है फर्स्ट के डिसाइड होती है पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड द नेशनल स्टेट। सॉरी, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, स्टेट्स को, जैसे इंडिया का एग्जांपल है, वो इंडिया को पावर दे रहा है ना कि टुगेदर कर रहा है। वो अगर वो सारे स्टेट एक साथ आते हैं तो वो तो कमिंग टुगेदर हो गया, लेकिन होल्डिंग टुगेदर का मतलब हो गया जब वो अपनी पावर को डाइल्यूट कर रहे हैं नीचे की तरफ, और जो स्टेट्स हैं उनको भी ऐसे रियलाइज़ किया जा रहा है कि उनकी भी वैल्यू है। तो ये शेयरिंग पावर शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो दैट मीन्स लाइक इंडिया का एग्जांपल बताया है मैंने, तो ये है कि भाई जो नेशनल है, स्टेट्स है, उनके अंदर उनके पास पावर डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का डुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट,
एंड सेम टाइम पे अगर हम देखें अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये दोनों फेडरल सिस्टम का क्या होता है, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड यूनिटी प्रमोट करना और अकोमोडेशन करना, रीजनल डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो उसको मेंटेन करना और यूनिटी को बनाए रखना। तो ये किसका काम है, ये मेन फेडरल सिस्टम का काम है। और फैसिलिटी जॉब टू सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये नहीं होगा। तो ए पे आप करेक्ट आंसर पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर दैट मीन्स वही कि भाई सेंटर है और जो ये बना कैसे सेंटर, यानी स्टेट सारे इकट्ठा होकर उन्होंने क्या करा है, सेंटर को पावर दी है, तो वो कमिंग टूगेदर है। यानी वो सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया पे आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टूगेदर यानी जब सेंटर अपने पास पावर अपनी पावर स्टेट को के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। तो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट जो आप डिस्कस करेंगे। कुछ की वर्ड्स हैं उन पे आप फोकस करो, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आता है आप नहीं कर पाओगे। आप अपना रीडिंग करो, टॉपिक पढ़ो और जो हेडिंग्स होती हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है विच वन कमिंग टूगेदर फेडरेशन। फेडरेशन में इसमें से कौन सा आता है, तो व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम ऑन देयर ओन टू फ्रॉम अ बिगर यूनिट एंड दैट वाई पूलिंग इन देयर सोवेनिटी। तो ये हमने अभी देखा ही है कि भाई जो स्टेट्स होते हैं वो सारे इकट्ठा होकर क्या करते हैं, सोवेनिटी को पूलिंग करते हैं, इकट्ठा होकर यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये हमने अभी करेक्ट आंसर देखा है कि भाई इसको हम क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी आप क्या कर रहे हो, अपनी यूनिटी को बढ़ा रहे हो, सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हो। तो इससे एक सीधी सी बात पता चलती है कि वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी सारे इकट्ठा होके एक हो जाना। जब स्टेट्स जो होते हैं वो सेंटर को पावर दे रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हैव इक्वल पावर। जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो उनके पास इक्वल पावर है क्या, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर इक्वल पावर ही है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, सारे इकट्ठा होकर अपना सेंटर को पावर दे रहे हैं और मेन यही है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। नहीं, सेंटर जो है वो पावरफुल नहीं होती है। तो ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप सी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसमें से कौन सा है, तो वेरी ऑफन द डिफरेंट कंस्टिट्यूट यूनिट हैव अनइक्वल पावर। हाँ, क्योंकि इस सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर है। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर, यस, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लें। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या दे रखा है, एक मतलब स्पेशल पावर दे रखी है दूसरे स्टेट से। तो ऐसा है हमारे उसमें, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये तो नहीं है। तो ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आपका बनता है व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री इंडिया को कौन बनाता है। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। ये करेक्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो ये फेडरेशन वर्ड है ही नहीं, बट फिर भी हम जो इंडियन यूनियन है वो फेडरेशन के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट को क्या कर रहा है, पावर डिवाइड कर रहा है। एंड अवर कॉन्स्टिट्यूट से दैट इंडियन शैल बी यूनियन स्टेट। हाँ, हमारे जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का नाम से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको सेंटर बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। तो आप इस पर ए पे टिक लगाएंगे, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड लेटर टू द इंडियन फेडरेशन? इंडियन फेडरेशन में बाद में क्या ऐड किया गया? तो हम जुडिशरी नहीं, पहले से ही था, लेजिस्लेचर पहले से ही था, और रिजर्वेशन भी पहले ही से था। दैट मीन्स लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ थी 1992 के बाद ऐड किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करा, और अमेंडमेंट करने के बाद क्या करा, लोकल गवर्नमेंट अर्बन और रूरल के अंदर चेंज की गई, और इसको एक पावर शेयर करना, रेवेन्यू शेयर करना इसके साथ नॉर्मल था। जैसे कि भाई पहले हम सेंट्रल स्टेट का पढ़ा तो लोकल गवर्नमेंट भी कंट्री का एक पार्ट बन गई। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा जो बोला है कि कितना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, दोनों के बीच में, तो वो किस तरीके से की गई है? तो वो 3 फोल्ड है, क्योंकि 3 फोल्ड के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये लिस्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफाई कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यूनियन किस पे लेजिस्लेट करेगी, उसको पावर दे रखी है, या स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, किन सब्जेक्ट्स पे बनाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग 3 फोल्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट इज़ इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? अगर हम देखें तो सब्जेक्ट इज़ इनकरेक्ट, पुलिस एंड एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड करेंसी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड एडेप्टेशन। यहाँ पे पेयर सब्जेक्ट में अगर हम कोई नाम ले लें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर मिस हो गया है कि भाई ये स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, या कॉन्करेंट लिस्ट है, तो हम इसको यूनियन लिस्ट में लिख देते हैं ऊपर कि यूनियन सब्जेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है इनकरेक्ट? तो यूनियन में आपको पता है कि बैंकिंग और करेंसी आती है, और पुलिस एंड एग्रीकल्चर तो स्टेट में ही आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड यूनियन, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेड यूनियन, तो ये भी यूनियन में नहीं है। ट्रेड यूनियन पे बना सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे भी हाँ यूनियन ही देखेगा, मैरिज एडेप्टेशन पे भी यूनियन देखेगा। तो इनकरेक्ट में आप टिक लगा लीजिए पुलिस एंड एग्रीकल्चर, यानी इन सब पे सेंट्रल लॉ बनाएगी। क्यों? क्योंकि यूनियन पे सेंट्रल लॉ बनाती है, स्टेट पे स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, बोथ, यानी सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। और रेजिडरी जो सब्जेक्ट हैं जो कि बाद में आए हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बाद में मेंशन हुए हैं, तो उस पर फिर कौन लॉ बनाएगा? तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है रेजिडरी सब्जेक्ट जो होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक, और यूनियन टेरिटरी पे भी जो सेंटर है वही लॉ बनाती है। विच लिस्ट आर इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंट सच एज अ पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर। जैसे पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, तो ये सब्जेक्ट किस में आ रहे हैं? इसको समझने की कोशिश करो कि भाई स्टेट का मैटर है, स्टेट अपने जो वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए हर कोई स्टेट जो अपने लॉ बनाता है, तो पुलिस कहाँ होगी? हर स्टेट के पास है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ये वहाँ की हर स्टेट में होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सिंपल है। और अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, बैंकिंग है, करेंसी है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस वाला मैटर है, तो ये यूनियन लिस्ट बनाएगी जिसपे कि लॉ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ होगी जब भी तो पूरी कंट्री में वो प्रिवेल करेगी, मैटर करती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, ट्रेड अलग है, ट्रेड यूनियन अलग है। ट्रेड पे जो स्टेट लिस्ट स्टेट बना सकता है लो, और ट्रेड यूनियन पे सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। मैरिज, एडेप्टेशन, सक्सेशन, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट पे आते हैं। और रेजिडरी लिस्ट जो सिर्फ सेंटर बनाती है।
और लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में एक ये बात है, जैसे कि बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाहते हैं, जैसे एजुकेशन पे बनाना चाहते हैं, तो फाइनली कौन सा लॉ है जो प्रिवेल करेगा। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉ को लेके, तो यूनियन का जो लॉ है, जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, वो प्रिवेल होगा। नेक्स्ट, इसी में हम क्या आंसर है इसका आंसर, तो फिर वो हम इसको स्टेट लिस्ट में ही डालेंगे। नेक्स्ट है विच लिस्ट आर इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। तो ये हमने अभी देखा है किस में जाएगा, ये इसको किस में डालेंगे, तो ये सब्जेक्ट इंक्लूड डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन, तो यहाँ पे ये एक मिस है ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप यूनियन लिख दीजिए, यूनियन लिस्ट, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे सी पे, यूनियन लिस्ट में, क्योंकि ये आते हैं। नेक्स्ट है विच लिस्ट आर इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू द बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड और यूनियन मैरिज, तो उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट विच असर्शन है, द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आर कंसीडर एज रेजिडरी सब्जेक्ट। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते, तो वो रेजिडरी सब्जेक्ट है, इज़ द करेक्ट, ये ट्रू है। द सब्जेक्ट इंक्लूड द कम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासीफाई, हाँ बिकॉज लगा के इसको देखेंगे तो ये करेक्ट है कि जो ये रेजिडरी सब्जेक्ट आए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, तो इस पे जो लॉ बनेंगे कौन बनाएगी, सेंटर बनाएगी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो उस टाइम पे ये इन सब्जेक्ट नहीं थे जिस पे कि लॉ कौन बनाएगा, मेंशन ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है असर्शन, यहाँ पे देखें ये हो गया। नेक्स्ट है इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट विच आर इंक्लूड इन, फेडरल सिस्टम के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है ऑल द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूड, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस पर लेजिस्लेट करे, उस पर लॉ बनाए, तो सिंपल सी बात है स्टेट का तो स्टेट लिस्ट में ही करेंगे। इन केस ऑफ क्लैश हो जाता है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, कि भाई किसका लॉ प्रिवेल करेगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि उसमें तो सेंटर स्टेट दोनों उनके सब्जेक्ट पे बना सकते हैं लॉ, तो सीधी सी बात है कि सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेंटर मोर पावरफुल है कंपेरेटिवली स्टेट के। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ दी सब्जेक्ट कैन द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ, यानी ये जो दे रखे हैं, तो जो सब्जेक्ट है स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ, स्टेट का कौन सा आता है जिसपे कि वो बना सकता है, एग्रीकल्चर, यानी जो स्टेट का मैटर है, स्टेट का सब्जेक्ट है, वो इसमें से कौन सा है। एग्जाम्पल ऑफ रेजिडरी सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद है आया है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट में एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से हैं, ट्रेड यूनियन, क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज, एडेप्टेशन, सक्सेशन, लाइक दिस, जिसपे दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और गवर्नमेंट भी। एजुकेशन भी है जिसमें सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट इज़ नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है, यूनियन लिस्ट में नहीं आता, करेंसी भी आता है, बैंकिंग भी आता है, फॉरेन अफेयर्स भी आता है, सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेजिडरी सब्जेक्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है। दे आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, ये तो हमें पता है कि जितनी भी ये पावर है, लेजिस्लेट पावर हैं, ये 3 लिस्ट में बटी हुई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट है द लेजिस्लेट पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, तो बिकॉज लगा के हम देखते हैं तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, तो यूनियन लिस्ट में ये सारे तो आते ही हैं, ये भी ट्रू है। दे आर इंक्लूड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री, करेक्ट, हमें ये जो मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, क्यों बनाती है, क्योंकि पूरी कंट्री को देखना होता है सेंटर ने, तो
ये नहीं है कि किसी एक स्टेट को बस उसने लॉ बना दिया काम चल जाएगा, नहीं। तो कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिस पे एक यूनिफॉर्म लॉ, एक जैसा लॉ बनना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए पूरी कंट्री के लिए, तो वो सेंटर ही बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ऑल स्टेट्स इन द यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी उनको जितने भी इंडियन यूनियन में है सबको इक्वल पावर नहीं है। तो ये तो ट्रू है। एंड सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, हाँ कुछ जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी हुई है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि अनइक्वल पावर है हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर। तो ए पे करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट आंसर। इसमें से आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं कि जो आप ये सब रीड करेंगे, आफ्टर दैट आपको डिसाइड करना है कि वो यूनियन टेरिटरी है या सेंटर है या स्टेट है या लोकल है, कौन सा है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विद एंजॉय एवरी लिटिल पावर। तो देयर आर सम यूनिट्स इंडियन यूनियन में जो एंजॉय करती हैं वेरी लिटिल पावर, एंड देयर आर लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली कॉल यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन उनको क्या देती है, पावर देती है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं तो इनको टेरिटरीज कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल है तो इनको स्टेट भी नहीं बना सकते, इनका एरिया टेरिटरीज जो है बहुत स्मॉल है, तो सेंटर ही इनको स्पेशल पावर देती है और उस एरिया पे क्या करती है, वही रूल करती है। तो उसको क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज बोलेंगे। तो ये सारे जो फीचर्स हैं किसके हैं, यूनियन टेरिटरीज के। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नॉट ट्रू बोला है कि कौन सा पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स चेंज इट्स अरेंजमेंट, any change to it has to be first passed by both houses with at least 2/3 majority, and it has to be ratified by the legislature of at least half of the total state। ये भी सही है कि भाई the parliament can not on change this arrangement। ये भी सही है कि अगर लॉ पास करवाना है तो उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, राज्यसभा लोकसभा में। और स्टेट्स का भी जितने स्टेट्स हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स में से रेटिफाई होना चाहिए, उनकी भी मंजूरी चाहिए लॉ बनाने के लिए। क्योंकि स्टेट के लिए अगर आप लॉ बना रहे हो और वो कहेंगे भाई हमें नहीं चाहिए, तो कम से कम उनसे आप कंफर्मेशन तो ले लो कि उनको नीड है या नहीं है। तो नॉट ट्रू वाला पूछा है कि पावर शेयरिंग अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में हो रही है, कौन सा ट्रू नहीं है। पार्लियामेंट अलोन हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रोविजन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। क्या कोई भी अगर चेंज करना है प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, पावर शेयरिंग में के अकॉर्डिंग देखें तो क्या पार्लियामेंट अकेला कर सकता है, नहीं। तो आप इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोर्ट्स इन फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में कोर्ट का क्या रोल होता है, तो उसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। कोर्ट हैव अ पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। The highest court act as an umpire of dispute arise between different level of government in the exercise of their respective powers. Judiciary play an important role in overseeing the implementation of constitution provision and procedure. In case any dispute about of division of power, high court only make a decision. देखो हमें कोर्ट के पता है क्या क्या पावर है, वो इंटरवीन भी कर सकता है। दोनों जो पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो देखता है जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा वो उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम देखें कि जो सेंटर है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेट है उसको ज़्यादा इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोर्ट का काम है। हाँ, ये इसके पास ये राइट है। कोर्ट के पास ये भी है कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करेगा। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये देखने में कि जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे तो कोर्ट के काम हैं जो वो करेगी। लेकिन यहाँ पे बोला है फोर्थ वाले में एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर। अगर पावर डिवीज़न होती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
तो इस केस में क्या हाई कोर्ट के पास पावर है डिसीज़न लेने की? ओनली बोला है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो जाती है। ओनली पे आपको ध्यान देना है कि ओनली वर्ड का क्या उसके अंदर प्रोविज़न है। नेक्स्ट है, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो वो जो मेंशन क्यों है, दे आर कवर अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में ये मेंशन किया हुआ, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक में बोला है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे करता है हमारे इंडिया में। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एटीट्यूड टू। तो द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन आवर कंट्री, द स्ट्रॉन्ग गवर्न एट द स्टेट मेजोरिटेरियन मेजर एडप्ट बाय इंडिया, पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, नहीं। तो द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री हैज़। मेजर फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट देखें तो वो क्या है, कास्ट प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज है, या क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। पहले जब स्टेट बन रहे थे, जब 1947 के बाद, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने यही थी कि हम जो स्टेट बना रहे हैं वो कैसे बनाएं। तो लैंग्वेज के बेस पे बना लेंगे तो सब ऐसा हो सकता है कि अपने अपने स्टेट्स को लेके सब अलग हो जाएं और बोलें हमें अलग कंट्री बना दो, हमें अलग कर दो, जैसे कि पाकिस्तान वाला केस हुआ था वो। तो सबको ये डर था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाते हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये मेन प्रॉब्लम थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश तो है ही खैर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ये भी सबसे ज़्यादा मस्ट बनता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यानी स्टेट को जब हमारे पास 22 हैं लैंग्वेज, तो 22 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं कोई भी लैंग्वेज पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और रीजनल जो हैं अपने एरिया पे, तो जो स्टेट है वो अपनी लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं, तो अपनी लैंग्वेज को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना के वर्क कर सकते हैं। तो डी पे आप आंसर लगाइए। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ ए फेडरेशन एंड पावर रिजाइड विद द सेंट्रल अथॉरिटी। ये सही है कि इंडिया फेडरल है और जो पावर है वो सेंट्रल के पास ज़्यादा है, ये फिर ए पे टिक लगाइए। नेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया टुक प्लेस इन विच ईयर। जो हम लिंग्विस्टिक और रीऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं कि भाषा के आधार पे जो स्टेट्स बने थे, तो वो कौन से ईयर में बने थे, 1956 में। द स्टेट ऑफ इज़ नॉट अ लिंग्विस्टिक स्टेट। इसमें से कौन सा है जो लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं है? झारखंड, जो भाषा के आधार पे नहीं बना था, रिसोर्सेज के बेस पे बना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन। ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो हिंदी ही बोलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। भाषा के आधार पे जो स्टेट बनाना, ये सबसे बड़ा एक टफ वर्क था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी लैंग्वेज है जो शामिल नहीं है? तो इंग्लिश है, जो कि मेंशन नहीं है शेड्यूल में। ये लैंग्वेजेस हैं जो आपकी बुक में भी दे रखी हैं, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 दे रखी हैं, मेंशन कर रखी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जैसे असम की असामीज़ है, तो ये लैंग्वेजेस आपको रीड करनी पड़ेंगी। और एमसीक्यूज़ भी बच्चे आप जब ही कर सकते हो जब आपके टॉपिक क्लियर्स हों, रीडिंग्स हो, तो एक एक टॉपिक को रीड करके अच्छे से एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेज पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो कौन सा करेक्ट है लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग? इंग्लिश इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, नहीं। सिटीजन आर फ्री टू चूज़ एनी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट क्लियर एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। लैंग्वेज 22 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई हैं।
इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशन बिफोर 1990, यानी जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन से 1990 से पहले, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है। सेंटर कंट्रोल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चे 1990 से पहले जैसे कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो वन पार्टी डोमिनेशन था उसका, और वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मेजॉरिटी से जब अपनी सरकार बनाती थी तो जो ये स्टेट हुआ करते थे उनकी वैल्यू सेंटर नहीं करती थी और ना ही उनके साथ ज़्यादा पावर शेयर करती थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि भाई हमारे पास तो सारी पावर है। तो यहाँ पे सेंटर कंट्रोल करती है, करेक्ट है। देयर आर मैनी रीजनल पार्टी ऑल्सो बट सेंट्रल वॉज द हेड। तो देयर आर मैनी रीजनल पार्टीज थी बट सेंट्रल हेड ही था। द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये भी सही है क्योंकि सेंटर तो हेड ही है, वो ही उल्टा रीजनल पार्टीज उन पर डिपेंड करती थी। द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बोली है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्या। बिफोर 1919 इंडिया सेंटर स्टेट रिलेशन पर्टिकुलरली रूल बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो स्ट्रॉन्ग की जगह आप यहाँ पे वीक था, यानी 1990 से पहले फेडरलिज्म यानी जो पावर शेयरिंग सेंटर से स्टेट में हो रही है वो इतना नहीं था, तो दैट मीन्स वीक था। तो ये स्टेटमेंट पे आप टिक लगाइए, नॉट करेक्ट है। हेयर आर नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर आर 3 रिएक्शन to the language policies follow in India. Give argument and an example to support any of these. यहाँ पे 3 दे रखे हैं लैंग्वेज के बेस पे, और बताइए कि कौन सा सही कौन सा सपोर्ट देता है। तो द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैव स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। अगर हम अकोमोडेशन करते हैं यानी जो लैंग्वेज पॉलिसी होती है तो वो क्या नेशनल को स्ट्रेंथन देती है, सही। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट वॉज डिवाइडेड एज बाय मेकिंग एवरी वन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। हाँ भाई, यही तो वैसे मेन था, जैसे कि डर भी यही था कि जो स्टेट हैं अगर उनकी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना देते हैं, महाराष्ट्र है वहाँ पे मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु है तमिल बोली जाती है, तो वहाँ पे उनका डोमेन ज़्यादा होगा, तो वो कॉन्शियस भी ज़्यादा होंगे उस चीज़ के लिए कि हमारी लैंग्वेज है, और उस पर ज़्यादा वो काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो दिस पॉलिसीज हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑल ओवर द अदर लैंग्वेज, नहीं। तो यहाँ पे हो रहा है हेयर आर 3 रिएक्शन दे रखे हैं लैंग्वेज पॉलिसीज़ के जो इंडिया में करते हैं, तो कौन सा जो सपोर्ट बनता है, तो सी और डी तो नहीं बनते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पढ़ें पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैव स्ट्रेंथन, लैंग्वेज पॉलिसी की बात हो रही है, तो आप इसमें से टिक लगाएंगे। हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट डोमिनेट ऑफ इंग्लिश, नहीं। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैज़ डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। 3 रिएक्शंस टू द ABC, तो आप इसमें क्या करेंगे, टिक लगा लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथन तो यूनिटी होती है, लैंग्वेज पॉलिसी बनाने से यूनिटी भी हुई है, तो आप बी पे टिक लगा लीजिए इसका। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैज़ डिवाइडेड एज बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। स्टेट तो डिवाइड हुए हैं और लेकिन कॉन्शियस भी उसके साथ साथ ज़्यादा स्टेट हुए हैं अपने अपने लैंग्वेजेस को लेके। नेक्स्ट है which period saw the rise of national political parties in many state of our country। तो जो रीजनल पॉलिटिकल्स पार्टीज़ राइज अप हुई हैं कब हुई हैं, आफ्टर 1990 के बाद, क्योंकि उसके बाद 1914 से पहले, क्योंकि 1940 से लेके अब तक तो जो बीजेपी पार्टी है सिंगल पार्टी जो है अपनी मेजॉरिटी से सरकार बनाई हुई है, लेकिन 1998 से ही जब कांग्रेस हार जाती है उसके बाद से जो पार्टी बनी है कॉलिजन का एरा शुरू हो गया था, यानी रीजनल पार्टी की वैल्यू हो गई थी। तो सेंटर को पार्टी बनाने के लिए रीजनल पार्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती थी, गठबंधन करना पड़ता था, जब जाके वो क्या बनती थी, अपनी रूलिंग पार्टी बनती थी। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट की पावर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन नहीं करेगा। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी था कि भाई सेंटर और स्टेट की पावर को, सेंटर स्टेट की पावर लेकर वो किसको दे दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को, जो थर्ड गवर्नमेंट बनाई गई थी उसको पावर दे दी जाए।
ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जब सेंटर स्टेट की पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी आप पावर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट बनी जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। द मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वॉज टेकन अप, ये कब लिया गया था, 1992 में। 1992 में अमेंडमेंट किया गया था और लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया था। लोकल गवर्नमेंट में जो वुमेन की जो सीट थी वो रिज़र्व की गई, तो इसमें कितनी है, 1/3 सीट रिज़र्व की गई। व्हाट इज़ द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट नन एज, थर्ड गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। Assertion: A major step toward decentralization was taken in 1992, amending the constitution. Correct. Constitution was amendment to make the third year of democracy more powerful and effective. सही, क्योंकि पावर शेयरिंग होना कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग है। आप अगर लोकल लेवल पे, रूट लेवल पे, मतलब रूरल में, अर्बन में, जहाँ पे बिल्कुल नीचे जो एरिया में लोग रहते हैं, अगर आप उनके साथ पावर शेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा उसको क्या मिल रही है, हम कह सकते हैं बेस्ट होता है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। क्योंकि एक पीएम को ये नहीं पता कि किस गांव के अंदर क्या ज़रूरत है, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको अपनी ज़रूरत ज़्यादा पता होती है और वहाँ के लीडर को वो अपनी ज़रूरत बताते हैं और वो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। नहीं तो अगर जैसे पीएम को कोई पॉलिसी बनानी है तो उसको पता ही नहीं है कौन से स्टेट में पानी की कमी है, बिजली की कमी है, तो इसीलिए वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे पॉलिसीज़ बनाते हैं जब वो डिमांड करते हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, रेवेन्यू शेयर करते हैं। When power is taken away from सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल और स्टेट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व, जो पंचायती राज है तो उसमें क्या होता है, यानी गांव में अगर पंचायत है तो उसके अंदर क्या होगा, पहले एक विलेज होगा, जब फिर हम विलेजेस को कंबाइन कर लेते हैं तो वो ब्लॉक या समिति कहलाता है, मंडल कहलाता है, या फिर जब हम ऐसे ही बहुत सारी समिति को, ब्लॉक्स को मिला लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कहलाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक लेवल होता है किसका, पंचायती राज का, तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट के क्या फ़ायदे हैं। इट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, दिस इज़ नॉट अलाउ पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये करेक्ट है कि ये डिपेंडेंट जो है डेमोक्रेसी पे इट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को और भी डिपेंड करता है। लोकल गवर्नमेंट के मजबूत होने से क्या होता है, डेवलपमेंट होता ही होता है, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। विच ऑफ द पार्ट 3 टियर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अगर हम रूरल में देखें पंचायती राज है, तो अर्बन में लोकल गवर्नमेंट क्या है, म्यूनसिपैलिटी है। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, अगर हम जिला परिषद के हेड की बात करें तो आप इस चेयरपर्सन पे टिक लगाएंगे, पॉलिटिकल हेड। उसके बाद है नेक्स्ट द बेसिक आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, the basic idea of डिसेंट्रलाइजेशन इज, बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, यानी पावर डिवाइड करना लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पे इस पे आप टिक लगाइए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन Consider the following statement on the practice of federalism in India. Identify those which hold true for Federation 1992 के बाद से जो चेंजेस करे थे तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, तो ये तो नहीं है। इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, पहले इलेक्शन नहीं होते थे बट 1992 के बाद से रेगुलर लोकल गवर्नमेंट के यानी पंचायत के इलेक्शन होने स्टार्ट हुए। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट, ये भी सही है। एंड नो सीट आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अदर बैकवर्ड, नहीं, बल्कि सीट तो रिजर्व
करी गई थी 1/3 वुमेंस के लिए और बैकवर्ड SC/STs के लिए। तो बी और सी करेक्ट आंसर है। किसके रिगार्डिंग 1992 के बाद क्या क्या चेंज करा था, लोकल गवर्नमेंट जब बनाई गई थी तो उसके अंदर क्या क्या करना था, गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, और अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया में। नेक्स्ट है हाउ इज पंचायत समिति इज फॉर्म, पंचायत समिति कैसे बनती है, समिति फॉर्म्ड। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, जब कुछ ग्राम पंचायत जो इकट्ठी होती हैं, ठीक है, विलेजेस इकट्ठा होते हैं, उनकी ग्राम पंचायत इकट्ठा होती हैं, तो वो क्या बनाते हैं, समिति बनाते हैं। द मेंबर ऑफ जिला परिषद, तो आप इसमें ए और बी पे टिक लगाइए। द मेंबर ऑफ जिला परिषद, द मेंबर ऑफ जिला परिषद नहीं, आप इस पे अ फ्यू ग्राम पंचायत ऑफ ग्रुप टुगेदर, ठीक है। द मेंबर ऑफ जिला परिषद, तो ये मेंबर भी होते हैं जिला परिषद के, बाद में जाके बनते तो हैं, तो आप इस पे टिक लगा लीजिएगा। हाउ इज पंचायत समिति फॉर्म, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर। उसमें से ही जैसे हमने ग्राम पंचायत समिति बन गई है हमारी, तो इसी के अंदर से जो मेंबर होते हैं वो जिला परिषद के मेंबर सिलेक्ट होते हैं। तो वैसे तो आप ए बी पे भी लगा सकते हैं, ठीक, ए बी पे लगा दीजिए। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं। और गवर्नर, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। वो कौन सा बॉडी है जो कि इलेक्शन कराती है पंचायत के और म्यूनसिपल के इलेक्शन कराती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो कि ये इलेक्शन कराती है, क्योंकि स्टेट के और सेंटर के तो इलेक्शन कमीशन है ही जो कि कराती है, लेकिन 3rd ईयर के जो पंचायत के और म्यूनसिपल इलेक्शन कराती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। टू मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, इंडिया के फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट ज्यूरी, ऑल ऑफ द एबव, या रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। असर्शन, 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लोकल गवर्नमेंट, ये तो सही है। इट मेड डेमोक्रेसी वीक, नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। सी बी पे टिक लगाएंगे, बट रीज़न इज़ फॉल्स। मैच द कॉलम, अगर हम इसको मैच करेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया तो पीएमई है। स्टेट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, ग्राम पंचायत के सरपंच। तो मैच द कॉलम में आप इसके करेक्ट आंसर देखेंगे और मैच करेंगे। नेक्स्ट है ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा हमें पता है कि ग्राम पंचायत के रिव्यू देती है, क्योंकि कौन होते हैं ग्राम सभा के अंदर, जो एडल्ट मेंबर होते हैं जो कि मीटिंग्स करते हैं और नज़र रखते हैं कि ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है नहीं। ग्राम पंचायत डिसीज़न मेकिंग बॉडी है एंटायर विलेज के लिए, जो कि डिसीज़न लेती है। कॉलिजन क्या है, अलायंस ऑफ मोर गवर्नमेंट टू पार्टीज़। एंड जिला परिषद में क्या टिक लगाएंगे, रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि आपने क्या टिक लगाया है। तो ए का आपने देखा, यहाँ पे अगर फाइंड आउट करेंगे 4th, तो ए का 4th और डी का 2nd है, सी का 3rd है, तो आप बी पे टिक लगाएंगे। पहले टिक लगा लेना और उसके बाद ऑप्शन को ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें से ये जो है आपको पिक्चर क्या डिस्क्राइब कर रही है, यानी ये उस 1990 से पहले का शो कर रहा है एरा, जब कॉलिजन गवर्नमेंट नहीं थी और जो स्टेट्स थे वो उल्टा सेंटर से पावर लेते थे। सेंटर ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। द स्टेट प्लीड फॉर पावर, यानी स्टेट क्या मांग रहे हैं, पावर मांग रहे हैं, तो ये शो कर रहा है। तो आप इस पे टिक लगा दीजिए। ये इसके आप बुक में देखेंगे तो आपके इस फिगर पे ऊपर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये पिक्चर शो कर रहा है कॉलिजन को। 1990 के बाद से जो टाइम पीरियड था चेंज हुआ, जो गवर्नमेंट आई थी वो कॉलिजन गवर्नमेंट आई, यानी जो अलग अलग रीजनल पार्टी थी उन्होंने क्या करा, सपोर्ट करा सेंटर को, और फिर उन्होंने क्या बनाई, पार्टी बनाई, तो उसे क्या कहते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट। तो ये जो पिक्चर है वो क्या शो कर रही है, कॉलिजन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार जब सेंटर मेजॉरिटी अपना प्रूफ नहीं कर पाता है, सरकार नहीं बना पा रहा है, तो छोटी छोटी पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी मेजॉरिटी को दिखाते हैं। तो ये इसी के साथ हमें हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यू ख़त्म होते हैं। सिविक्स के हमारे सिलेबस ख़त्म हो गया एमसीक्यू बेस का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।